हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारी जनरल फिजियोलॉजी का लास्ट लेक्चर है प्लेलिस्ट का। इसमें 5 लेक्चर है टोटल आपके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, होम्योस्टेसिस। आज हम ढंग से पढ़ेंगे इसको और सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि इसके मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक सुना होगा आपने, पॉजिटिव फीडबैक सुना होगा, फीड फॉरवर्ड, ये सारे मैकेनिज्म हम कहीं ना कहीं अब समझने वाले हैं। तो पहले हम समझते हैं क्या होता है होम्योस्टेसिस, है ना। होम्योस्टेसिस है ना। चलो स्टार्ट करो। देखो, अगर मैं आप सिंपल सा बोलूँ कि यार जैसे कि आप लोगों ने कभी ब्लड टेस्ट कराया हो, कभी आपने सिंपल सा सीबीसी कराई हो, है ना, आपको उसमें आपने सिंपल कुछ भी कोई टेस्ट कराया हो तो आपको एक रेंज आती है कि मान लो ग्लूकोज है आपका इतना होना चाहिए, आपका सोडियम का लेवल इतना होना चाहिए, हर चीज़ का एक लेवल होता है, पोटेशियम इतना होना चाहिए, है ना। आपने बीपी नापा होगा तो इतना होना चाहिए, आपने बॉडी टेम्परेचर नापा होगा इतना होना चाहिए। और मोटा मोटा एक सेट लिमिट बंधी है। मोटा मोटा क्या है, एक सेट लिमिट के अंदर हम बंधे हुए हैं, ठीक है। तो वो सेट लिमिट हमारी मेंटेन रहे, वो ज़्यादा ना हो जाए। सपोज करो किसी ने खाना खाया, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज स्पाइक करा, बट वो कम किसने कर दिया, इंसुलिन ने कम कर दिया, ठीक है। ये सब क्यों हो रहा है? जिससे कि हमारी बॉडी को जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। और ये सब करने के लिए हमें मेंटेनेंस जो भी हमारी बॉडी करती है उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस नथिंग इज रेफर टू द मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। हमारे जो सेल्स रह रहे हैं, मान लो एक सेल्स हैं आपके आपके सेल्स हैं, ये सेल्स हैं। सेल्स के जो बाहर इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट रहे। मतलब वहाँ पे आयंस की कंसंट्रेशन, आपका पानी, आपका ग्लूकोज, आपके जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पे, वो सब एक एक रेंज के अंदर रहें, ठीक है। उसे बोलेंगे हम क्या, वो सब कुछ मेंटेन करने के क्या बोलेंगे, हम होमोस्टेसिस बोलते हैं। तो पहली बात समझना, इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। वो फ्लूइड नहीं जो सेल्स के अंदर है। हम उस देखो, आप सिंपल सी बात है, आप जब भी कोई जांच कराते हो तो क्या आप सेल्स के अंदर से पानी निकालते हो क्या, या साइटोप्लाज्म निकालते हो क्या? नो। आप क्या चेक कराते हो? आप चेक कराते हो सीरम, मतलब सिंपल सा ब्लड सैंपल, है ना। तो वो सब क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो मेरी बात समझना, हम जब भी ये बोलेंगे कि हमें अपना कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट रखना है, हमारी बॉडी ट्राई कर रही है कि हमारा कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट रहे, तो दैट मीन वो ट्राई कर रही है हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, वो कांस्टेंट रहे, उसका कंपोजिशन कांस्टेंट रहे। अगर वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो उसके लिए कुछ मैकेनिज्म है हमारे पास, उसको ठीक कर देंगे। ठीक समझ में आ रहा है क्या? तो पहली बात समझना कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट की टर्म है, इट जस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है, ECF क्या है, फ्लूइड आउटसाइड द सेल वेयर सेल लिव। सेल जहाँ रह रहे हैं उसके बाहर जो पानी है, जो पानी क्या बोल रहा हूँ, जो फ्लूइड है ना। क्या क्या आता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर? आपका ब्लड है ना, प्लाज्मा वाला पार्ट, और आपका क्या है, इंटेस्टाइनल फ्लूइड, मतलब जो सेल्स के आसपास है, ठीक है, सेल्स के आसपास है वो, और एक वेसल्स के अंदर वाला, ठीक है। अभी मैं इसकी बात करूंगा बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा कितना कंपोजिशन क्या होता है, क्या पानी हो, क्या सब कुछ देखेंगे, ओके। ये टर्म किसने दी थी, होम्योस्टेसिस, नाम याद कर लो, MCQ में मार देना, वॉल्टर कैनन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा क्या है, मेरी बात समझना, एक हेल्दी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, एक हेल्दी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वो क्या करता है, वो हेल्दी क्यों है, क्योंकि वो हेल्थी इसलिए है क्योंकि उसकी जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ना वो कांस्टेंट है, और वो फिजियोलॉजिकल लिमिट के अंदर है, समझ में आ रहा है क्या? अगर वो फिजियोलॉजिकल लिमिट से बाहर भागता है किसी भी रीजंस की वजह से, इसका मतलब उसकी बॉडी में स्टार्ट हो गया है क्या, माल फंक्शन या डिसफंक्शन, और कहीं ना कहीं एक डिसऑर्डर बनने की और गाड़ी चल चुकी है। हर एक चीज़ की आप देखो, आपने लैब टेस्ट कराया होगा, आपने कोई भी टेस्ट कराते हो, एक साइड आपको नॉर्मल रेंज दिखती है ना, pH देख लो, कुछ भी देख लो, एक नॉर्मल रेंज दिखती है। वो नॉर्मल रेंज तक है तो ठीक है, एक इंसान हेल्दी है, लेकिन वो फिजियोलॉजिकल लिमिट अगर ब्रेक कर रही है, दैट मीन्स कोई ना कोई क्या है, डिसफंक्शन है बॉडी में, ओके। जैसे कि आप सपोज करो, एग्जांपल करो, अगर बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा बहुत बढ़ रहा है ना, 200 से ऊपर हो गया, तो कहीं ना कहीं आपका डायबिटीज़ बोलेंगे हम उसको, क्यों? क्योंकि फिजियोलॉजिकल लिमिट से ज़्यादा हो गया, ओके, है ना। चलो अब आ जाओ, अब मैंने बोला कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो हम मेंटेन करते हैं अपना इंटरनल इन्वायरमेंट, कि हमारा सेम रहे इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब आप एक चीज़ और बता ही देता हूँ, थोड़ी कहानी, है ना। आप ऐसा क्यों चाहते हो, हमारी बॉडी ऐसा क्यों चाहती है बार बार इंटरनल इन्वायरमेंट्स कांस्टेंट रहे? बिकॉज जो हमारे सेल्स हैं, हमारी जो पूरी बॉडी का जो पूरा सेल्स हैं, हमारा जो पूरा मशीनरी है, वो उसी कंपोजिशन के लिए बनी है, काम करने के लिए।
जैसे कि हम लोग, अगर हमें टेम्परेचर मिलेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर, तो हमारी एफिशिएंसी बहुत अच्छी आती है, हम बहुत अच्छा काम करते हैं। ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो हम बेकार हो जाते हैं, ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो हम बेकार हो जाते हैं, उतना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे हमारी बॉडी के भी सिस्टम है कि हमारा इवोल्यूशन के टाइम पे एक सेट ऑफ लिमिट्स हैं, एक सेट ऑफ रेंज है, उसमें रहेगा तो हमारे बॉडी के सब कोई ढंग से काम करेगा। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे, हमारी बॉडी की टेम्परेचर 38 39 हो गया डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर वहाँ के सब लोग प्रोटीन वगैरह डीनेचुरेट होना शुरू हो जाएंगे, काम करना नहीं, मतलब ठीक है, समझ में आ रहा है कि होमोस्टेसिस क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को बनाए रखना। ओके, चलो इस तरफ कर दें, चलो कर देते हैं। अब इसमें बहुत सारे सिस्टम हैं, अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। हमारी बॉडी में क्या क्या सिस्टम होते हैं, लाइक जल्दी जल्दी देखते हैं इसको। डाइजेस्ट सिस्टम, वहाँ पे क्या होता है, खाना डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, वहाँ से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड ब्लड में जाते हैं और ब्लड से सेल्स के अंदर जाते हैं, तो ये काम इनका हुआ, ये काम इनका हुआ। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, जिससे कि बैलेंस बना रहे, और pH को भी आपको pH का बैलेंस रखते हैं, थोड़ा बहुत टेम्परेचर रेगुलेशन भी कर लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव करते हैं और मेंटेन करते हैं वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट, pH। पानी अगर ज़्यादा पियोगे, ज़्यादा क्या नाम है, यूरिन निकलता है ना, तो वही चीज़ बैलेंस रखते हैं। ठीक है, चलो समझ में हमको आ गया। स्किन लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी में, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, नाम लो बताओ। आइज़ हो गया, नोज़ हो गया, ईयर हो गया, टंग हो गई, एक स्किन हो गया। दिज आर द 5 सेंस ऑर्गन। उनमें सबसे बड़ा क्या है, स्किन है। क्या काम करता है, प्रोटेक्शन का, इंजरी वगैरह से, बैक्टीरिया से, यूवी लाइट से नहीं आने देता। टेम्परेचर रेगुलेशन, वाटर बैलेंस, ये सब में काम करता है। पसीना, स्वेट ग्लैंड से पसीना निकल जाएगा। ठीक है जी, कुछ वेस्ट भी निकालता है पसीने के रास्ते से। ठीक है, ऐसे हमारी बॉडी में ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर आपका ब्लड वेसल्स और आपका हार्ट आता है, वो क्या करता है, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट और इम्यूनिटी वगैरह। मतलब देखो, सिंपल सी बात है, आपने खाना खाया, गया पेट में, इंटेस्टाइन में, हमारे पूरी बॉडी में कैसे पहुंचा, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लड। आपने ऑक्सीजन ली, गई वो लंग्स में, एल्वेलाई में, पूरी बॉडी में कैसे पहुंचा, जस्ट बिकॉज ऑफ लंग्स। तो ये आपका है ना, ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ा हेल्प करता है। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम, ये थोड़ा समझाता हूँ, पता नहीं आप लोगों के बेसिक्स इतने क्लियर हैं कि नहीं है, मैं समझाता हूँ। जैसे क्या होता है कि जहाँ जहाँ पे ना, ये मान लो आर्टरी है ना, और यहाँ पे मान लो टिश्यू है, यहाँ मान लो टिश्यू है, ठीक है, और जहाँ जहाँ पे मान लो एक्सचेंज होता है, वहाँ बनती है कैपिलरी। तो पतले पतली 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 क्या बन गई, कैपिलरी। कैपिलरी वापस से मिलती तो क्या बन जाता है, वीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ब्लड आ रहा था, तो जहाँ कैपिलरी बनती है ना, कैपिलरी में छोटे 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 क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, पोर्स होते हैं। वहाँ से ब्लड लीक कर जाता है, वहाँ से ब्लड लीक कर जाता है, लीक कर जाता है, लीक कर जाता है। तो इस ब्लड को वापस से इसमें डालने का काम किसका होता है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम, और इसे ही लिम्फ बोलते हैं। जो लीकेज ब्लड होता है इसे ही लिम्फ बोलते हैं। इसके अंदर WBC होते हैं, RBC नहीं होते। अभी भी नहीं बात कर रहा मैं, ब्लड फिजियोलॉजी में बात करूँगा अच्छे से। बट ड्रेनेज की जो ब्लड लीक हो रहा है कैपिलरी की साइड पे, जहाँ पे टिश्यू है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, वो ब्लड वापस से डालना यहाँ पे, है ना, ड्रेनेज। और मेनली इनके अंदर WBC होते हैं, है ना, तो ये इम्यूनिटी में काम भी करते हैं। ठीक है, चलो ये सब बेसिक्स होते हैं, बट जब चैप्टर आएगा तो मैं और अच्छे से बात करूँगा उसके, ना। एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन्स निकलेंगे, मैंने बताया आपको क्या कि अब मान लो ग्लूकोज बढ़ गया तो इंसुलिन निकल जाएगा। ठीक है, तो वो सब एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। आपका स्केलेटन सिस्टम हम लोगों को मूव करा रही है, ऑब्वियसली बात है, आपको खाने की तलाश में जाना है, कुछ खाना है, सब कुछ कराना है, ये करा रहा है स्केलेटन मसल्स, प्रोटेक्शन भी दे रहा है। नर्वस सिस्टम के अंदर तो भैया वो तो ब्रेन है, सारे ऑर्डर हम लोग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आपका हार्ट अभी भी काम कर रहा है, आपने खाना खाया वो पच रहा होगा, आपके कंट्रोल में नहीं है, ये सब कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो सारे के सारे ऑर्डर देना इसका काम हो गया। मतलब ये पेज आपको याद नहीं करना है, ये कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा आपके इस पेज से, ये जस्ट कि हमारी पूरी बॉडी कलेक्टिवली काम कर रही है, हर एक को अपना अपना काम मिला हुआ है, इन ऑर्डर कि हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। ठीक है, मेंटेन रहे। अब कैसे मेंटेन रहता है, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं कि मान लो कुछ चेंज हुआ तो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। तो पहला होता है सेंसर, कि जो चेंज हुआ है, कोई भी डेविएशन हुई है, मान लो टेम्परेचर चेंज हुआ है, मान लो BP में चेंज हुआ है, तो उसके लिए कोई रिसेप्टर है बॉडी में कि नहीं है, जो कि उस चेंज को क्या कर सकें, डिटेक्ट कर सकें, क्या कर सकें, उस चेंज को डिटेक्ट कर सकें। तो रिकॉग्नाइज द डेविएशन इन इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब जो चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर, सेंसर हैं। लाइक थर्मो रिसेप्टर आप देखोगे टेम्परेचर के लिए, बैरो रिसेप्टर आप देखोगे BP के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। ठीक है जी, तो पहला क्या हुआ, रिसेप्टर। रिसेप्टर किसको भेजेंगे जाके, डिसीजन किसको देंगे जाके, कंट्रोल सेंटर को, ब्रेन को जाके दिया, है ना, ब्रेन को। ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को लेगा
और फिर कमांड देगा। करना क्या है, कमांड किसे देगा, इफेक्टर्स को मे बी इट मसल्स, मे बी इट एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, कोई भी ग्लैंड हो सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो, इफेक्टर ने अपनी परफॉर्म करी एक्टिविटी, एक्शन मतलब उस एक्शन को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है इन ऑर्डर जो उसका काम होगा। मतलब देखो सिंपल सा, अभी नॉर्मल है और किसी वजह से डेविएशन आ गई, और ये डेविएशन आ गई तो इस सेंसर ने इस डेविएशन को पकड़ लिया। अच्छा बेटा, है ना, तो सेंसर ने जाके इन्फॉर्मेशन किसको दी, कंट्रोल सेंटर को, मान लो ब्रेन को दी। तो ब्रेन ने कमांड किसको दी, इफेक्टर को, मान लो ग्लैंड को दी, एंडोक्राइन ग्लैंड को दी। ठीक है, और ग्लैंड ने क्या कर दिया, करेक्शन कर दिया, वापस से सही कर दिया। एग्जाम्पल तौर पे बताते हैं कि ग्लूकोज, आपने खाना खाया, ग्लूकोज बढ़ गया, है ना, ये सेंस करते ही क्या हुआ, आपका कंट्रोल सेंटर सब कुछ कर करा के इफेक्टर ने क्या करा, इंसुलिन बढ़ा दिया, ग्लैंड ने, पैनक्रियाज ने। इंसुलिन बढ़ते ही आपका ग्लूकोज वापस सेल के अंदर चला गया, मतलब सेल के अंदर चला गया और वापस से नॉर्मल हो गया। समझ में आ रहा है क्या। तो ये इस तरीके से आपका सेंसर, कंट्रोल सेंटर और आपका इफेक्टर काम कर रहे हैं। अब आ जाओ, अब आते हैं मैकेनिज्म, मेन टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली नेगेटिव फीडबैक ही चल रहा है। जो क्या कर रहा है, कोई भी बॉडी में चेंज आ रहा है, मान लो कोई हार्मोन निकल रहा है ना, उसको रोक रहा है। बॉडी ट्राइज टू ब्रिंग थिंग बैक टू नॉर्मल, कि आप लिमिट से आगे निकल गए हो, चलो वापस आओ, आप कम हो गए हो, चलो बढ़ो। अभी समझ में आ जाएगा। मतलब इट रिएक्ट टू द अरेस्ट द चेंज, जो चेंज आ रहा है उसको रोको, चाहे वो कम हो रहा है तो बढ़ा दो, बढ़ रहा है तो कम हो रहा है तो मतलब कुछ कर दो। एग्जाम्पल लेते हैं, बेटर समझ में आएगा। थायराइड हार्मोन का रेगुलेशन, जैसे मैंने बोला पिट्यूटरी ने रिलीज करा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, TSH, नाम सुना है, मुझे पता है आप लोगों ने। ये TSH गया किसके पास, थायराइड ग्लैंड के पास, उसे स्टिमुलेट किया और वहाँ से निकले थायरोक्सिन रिलीज करे, T3 T4 निकले। ठीक है, ये निकले, मतलब TSH ने थायराइड ग्लैंड से T3 T4 निकलवा दिए, और जैसे ही T3 T4 निकले इनका लेवल बढ़ गया। तो अब क्या होगा, ये T3 T4 जाके इन्हें रोक देंगे कि भैया अब बढ़ गए हैं हम, अब रुक जाओ। चलो एक बार यहाँ देखो, यहाँ पे मान लिया नॉर्मल क्या है, नॉर्मल लेवल ऑफ थायरोक्सिन है, किसी वजह से थायरोक्सिन बढ़ गया, है ना, थायरोक्सिन बढ़ गया, किसकी वजह से बढ़ा है, मान लो TSH काम कर रहा है ना, TSH काम कर रहा है। तो ये थायरोक्सिन जो बढ़ गया है वो जाके इनहिबिट कर देगा TSH को। देखो थायरोक्सिन बढ़ गया था तो TSH को इनहिबिट कर दिया, अब वापस से कम हो गया, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, अब कम हो गया थायरोक्सिन, वापस नॉर्मल हो गया। समझ में आ रहा है, मतलब देखो TSH ने बढ़वाया थायरोक्सिन को, थायरोक्सिन बढ़ा, इसने रोक दिया तो वापस से नॉर्मल हो गया। अब जब ये कम होगा तो TSH फिर से निकलेंगे और फिर बढ़ा देंगे इसको। समझ में आ रहा है, इसको ऑब्जर्व करो, क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, आसान है ये आसान है। आ जाओ एक एग्जांपल और देख लें। चलो, रेगुलेशन ऑफ वाटर। तो अब देखो सब लोग ध्यान समझो, एक केस लेते हैं पहले, नॉर्मल वाटर कंटेंट है हमारी बॉडी में, किसी वजह से पानी डिक्रीज वाटर कंटेंट हो गया, पानी कम हो गया बॉडी के अंदर, काम पिया कुछ भी हुआ, तो हमारी बॉडी में होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर। कहाँ पे, आपका हाइपोथैलेमस ने, उसने सेंस कर लिया इस चीज़ को, है ना, ऑस्मो रिसेप्टर ने सेंस कर लिया वो, ठीक है, सेंस कर लिया। तो उससे क्या होगा, प्यास बढ़ेगी, पहले तो प्यास बढ़ेगी तो वाटर इंटेक बढ़ जाएगा, वापस नॉर्मल हो गया। दूसरा केस, प्यास बढ़ी, पानी बढ़ गया, ठीक है, साथ ही साथ क्या करेगा, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो जाके आपका किडनी से पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेगा कि किडनी अभी पानी को बाहर मत भेजो, अभी रोक लो, रीअब्जॉर्ब कर लो, रिटेन कर लो, तो वापस से आपका बॉडी कंटेंट वापस नॉर्मल हो गया। समझ में आ रहा है क्या। तो ये सिंपल सा फंडा है, इसको तो हम बहुत डिटेल में देखेंगे यार, भी आएगा जब किडनी वाला चैप्टर, ठीक है, रीनल वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है। आ जाओ, अब मान लो बढ़ गया है तो रिसेप्टर क्या होंगे, इस बार स्टिमुलेट नहीं होंगे, तो कोई भी ADH नहीं निकलेगा, किडनी जो पानी रिटेन करती नहीं करेगी, अब बाहर निकल जाएगा, तो पानी वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो ज़्यादा हो कम हो, ये सारा खेल मैंने फिर बोला, क्या बोला कि पहले रिसेप्टर सेंस करेंगे, देखो रिसेप्टर, ऑस्मो रिसेप्टर ने सेंस किया, ठीक है, फिर उसके बीच में रिस्पॉन्स करा, समझ में आ गया क्या, ठीक है। ये होता है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक मतलब कि जो हो रहा है उसको चेंज करो, पानी कम हो रहा था बॉडी में, बढ़ा दिया, पानी बढ़ रहा था, पानी कम कर दिया। समझ में आ रहा है क्या, नेगेटिव फीडबैक नाम में लिखा है। अब होता है पॉजिटिव फीडबैक, जो कि बहुत लेस कॉमन है देन नेगेटिव फीडबैक, बहुत कम एग्जांपल्स हैं इसके, बट जो भी हैं, पॉजिटिव फीडबैक मतलब कि जो भी चेंज हो रहा है
उसको और बढ़ा दो, उसे और एम्पलीफाई कर दो, क्योंकि ज़रूरत है वहाँ पे, नीड है वहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में हुआ क्या, इंजरी हुई, हाँ हुई, इंजरी हुई मतलब ब्लड वेसल्स की इंजरी हुई। जैसी ब्लड वेसल की इंजरी हुई तो ब्लड है ना निकल रहा होगा, लीक कर रहा है ब्लड। तो अभी नीड क्या है, जल्दी से क्लॉट बने, जल्दी से क्लॉट बने। तो क्लॉट बनने की प्रोसेस में अभी हम देखेंगे आगे चल के फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो पहले एक्टिवेट होते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर तैयार हुए। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने क्या करा, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट किया थ्रोम्बिन में। किसने करा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने, ठीक है। अब ये थ्रोम्बिन आगे चल के फिब्रिनोजन को फिब्रिन कन्वर्ट कर देगा, फिब्रिन क्लॉट बना देगा, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस स्लो हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखो प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में, फिर आगे वाले स्टेप होंगे। तो थ्रोम्बिन बोलेगा अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुमने मुझे एक्टिवेट कर दिया, अब ये थ्रोम्बिन फर्दर इसे और एक्टिवेट करेगा फॉर्मेशन में। मतलब कि थ्रोम्बिन एक बार बन गया तो थ्रोम्बिन अपने आप को फिर बनवा लेगा। देखो फिर समझाता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, जिस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये स्टेप तेज करना है। तो जो बन गया ना थ्रोम्बिन, वो इस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को और स्टिमुलेट कर देगा, मतलब और फॉर्मेशन होगी इसकी, जिस वजह से ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन और बनेगा। तो देख रहे हो पॉजिटिव है, पॉजिटिव फीडबैक है कि थ्रोम्बिन बना, अब वो और स्टिमुलेट करा और बनवा रहा है। तो दिस इज पॉजिटिव फीडबैक, जो चेंज हो रहा है उसको और एम्पलीफाई कर दिया, ठीक है। तो क्या लिखा है, थ्रोम्बिन स्टिमुलेट मोर थ्रोम्बिन फॉर्मेशन। एक बार थ्रोम्बिन बन गया, उसने स्टिमुलेट किया कि और थ्रोम्बिन बने। ये सब क्यों, जिससे कि क्लॉट बने, और जब क्लॉट बन जाएगा, खून रुक जाएगा, तो ये प्रोसेस रुक जाएगी, ठीक है जी। चलो इसे रफ कर देते हैं। एग्जाम्पल याद रखो, बाकी मैकेनिज्म यार मैं इतना पढ़ाऊंगा ब्लड क्लॉटिंग, आप पढ़ना मेरे से ब्लड फिजियोलॉजी में, है ना। चलो आ जाओ लीवर में पार्चुरेशन, बच्चा डिलीवर हो रहा है इस टाइम पे, है ना। इसमें क्या हुआ, यूट्रस पहले कॉन्ट्रैक्ट करा तो बेबी पुश करेगा सर्विक्स पे, वहाँ पे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, उसने सिग्नल दिया हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ने ऑक्सीजन रिलीज करा, ऑक्सीटोसिन, और मोर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इस हार्मोन ने और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दी। तो देखो हो क्या रहा था स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्शन, और आखिर में क्या हुआ, और कॉन्ट्रैक्शन। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव, कि जो चेंज हो रहा है उसी को एम्पलीफाई कर दिया, ठीक है। आ जाओ अब लास्ट आता है एक फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। ये करता है प्रिडिक्ट। मतलब आपने देखा है कि आप ना खाना के बारे में सोचो या फिर खाना यहाँ पे रखो, आपने खाना खाया नहीं है बट खाना जैसे रखा है तो वो स्टार्ट हो गया, क्या सलाइवा सिक्रीशन स्टार्ट हो गया, आपके गैस्ट्रिक जूसेस निकलना स्टार्ट हो गए, ये क्या हुआ, वो तैयार है, एंटिसिपेट किया कि ऐसा होने वाला है। तो जब आपने खाना देखा तो आपकी बॉडी ने क्या करा, एक फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम प्रेडिक्ट कर लिया कि खाना आने ही वाला है, तो पहले से सलाइवा निकला, पहले से ही गैस्ट्रिक जूसेस निकले, है ना। ये क्या हो रहा है, एंटिसिपेटेड चेंज बिफोर इट हैपन। खाना खाया भी नहीं है, आपने एक्सरसाइज करने के बारे में सोचा, करने जा रहे हो, उससे पहले आपकी हार्ट बीट स्टार्ट हो जाएगी बढ़ना, ठीक है। और जो ओव्यूलेशन, जिसके लिए एलएस सर्ज मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पहले ही निकल जाएगा ओव्यूलेशन होने से पहले। ये सब क्या एग्जांपल्स हैं, ये सब एग्जांपल्स हैं कि वो हमारी बॉडी प्रेडिक्ट कर रही है कि ऐसा होने वाला है, तो उसके लिए वो पहले से ही तैयार हो रही है, जिससे कि चीज़ें स्मूथली हो जाएं, तो इसे बोलते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम, एंटिसिपेट चेंज बिफोर इट हैपन्स। समझ में आ रहा है क्या, चलो यही सब था, है ना। बाकी बहुत आराम से बताया, ये नोट्स बहुत प्यारे लिखे हैं, है ना, इन्हीं को रिवाइज करो, हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। नेगेटिव फीडबैक, राइट सम नेगेटिव फीडबैक, कहाँ गया, नेगेटिव फीडबैक, राइट सम एग्जाम्पल, पॉजिटिव फीडबैक एग्जाम्पल बताओ। वाइवा में तो फेवरेट क्वेश्चन है, बाकी कॉन्सेप्ट भी तो इंपॉर्टेंट है। चलो गाइस, ठीक है, चलो थैंक यू, बाय।